इस समय भी यही हाल है। चीन और पाकिस्तान बेहाल है और चीन पाकिस्तान की बेहाली की मौजूदा बड़ी वजह है भारत और फ्रांस के बीच ये 3 बड़े समझौते। 26 रफाल एम लड़ाकू विमानों का समझौता, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के फ्रांस के साथ ऑर्डर की उम्मीद, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर चर्चा। इसके अलावा भी कई समझौते हैं जो चीन पाकिस्तान के सीने में शूल बनकर चुभ रहे होंगे। लेकिन ये 3 फैसले तो अमल में आने से पहले ही दोनों पड़ोसी मुल्कों को चुभ रहे हैं। जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर में आमेर के किले में भारतीय विरासत की विशिष्ट छवि का आनंद ले रहे थे, चीन और पाकिस्तान को यह आनंद भी बहुत चुभा होगा। कौन कौन से हैं ये शूल, इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। पहला बड़ा शूल है ये 26 रफाल एम यानी मैरीटाइम, जिसे आप समुद्री लड़ाकू विमान कह सकते हैं। इसे आप रफाल का समुद्री वर्जन भी कह सकते हैं। पिछले वर्ष 2023 में जब पीएम मोदी जुलाई में फ्रांस गए थे, उस समय 26 रफाल एम विमानों की खरीद को लेकर समझौते पर बात हुई। तब से दोनों देशों के बीच इस सौदे को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही थी। अब मैक्रो के भारत दौरे के दौरान इस फैसले पर फाइनल मोहर लगनी ही सिर्फ बाकी है। अब ये रफाल एम चीन और पाकिस्तान को चुभ कैसे रहे, अब उसे समझिए। ये नक्शा देखिए, ये है इंडो पैसिफिक ओशन एरिया यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र। ये बेहद ही विस्तृत और हजारों किलोमीटर का क्षेत्र है जो भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से होते हुए जापान तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसकी खूब कोशिश करता रहता है। इसके लिए चीन गाहे बगाहे अपने युद्धपोतों को इस क्षेत्र में सिर्फ भनक दिखाने के लिए चलाता रहता है। इसी क्षेत्र में भारत का पूरा निचला हिस्सा आता है। ऐसे में भारत को जो 26 मैरीटाइम रफाल मिलेंगे, उनको वो इसी इंडो पैसिफिक रीजन में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करेगा, ताकि दुश्मन ने गलती की और समंदर के हिंदुस्तानी ये बाज दुश्मन को वहीं खाक में मिला देंगे। इस तरह चीन हो या फिर पाकिस्तान, दोनों की समुद्री हदें रफाल एम की जद में होंगी और कोई भी गुस्ताखी उन्हें भारी पड़ सकती है, ये उन्हें पता होगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पहले ही जिस तरह से 36 रफाल से खौफ में चीन और पाकिस्तान अपनी हदों समुद्री रफालों के आने पर हिंदुस्तान का समंदर और ज्यादा सुरक्षित जरूर हो जाएगा। हिंदुस्तान ने रफाल जो है वो लिए हैं और ये जो जहाज़ का हिंदुस्तान को देना फ्रांस को, और इतनी जल्दी जो है, कुछ फ्लाईवे कंडीशन में थे और बाकी जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के उधर वहाँ बनने थे, वो बन के भी तैयार हो रहे हैं। और वो उसके साथ हिंदुस्तान का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एरोनॉटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। और ये जहाज़ जो है ये पाकिस्तान और जो चीन है, इन दोनों के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बना है। चीन की समुद्री साजिशों पर रोक लगाने के लिए भारत फ्रांस से 3 हाईटेक स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी लेने की तैयारी में है, क्योंकि मौजूदा समय में सबमरीन की कम संख्या भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह है। खास तौर पर तब जब चीन दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा बनाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में भारत भी इसकी काट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खबर है कि इसका फॉलो अप ऑर्डर भी मौजूदा दौरे के दौरान किया जा सकता है। इन पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में रिपीट ऑर्डर के तहत मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। इससे पहले प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत MDL में फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसके अंदर फ्रांस बहुत मैं कहूँगा भागीदारी जो फ्रांस की है बहुत बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं वो उसकी भी वो कंस्ट्रक्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान में होने लगी है। फ्रांस का जो मैंने जैसे बताया कि जो कावेरी इंजन हमारा था, अब सफरान जो है वो इस इंजन को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ताकि हमारा अपना इंडिजिनियस इंजन जो है वो तैयार हो जाए। मौजूदा समय में भारत के पास 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं और फ्रांस से डील कंफर्म होने के बाद मिलने के बाद इनकी संख्या 9 हो जाएगी। ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी हाईटेक रडार को चकमा देने में माहिर है, पानी के नीचे समुद्री सुरंग बिछाने में भी सक्षम है। इनकी मदद से एंटी टॉर्पीडो काउंटरमेजर सिस्टम लगाया जा सकता है। पानी के भीतर ये 37 किलोमीटर नीचे तक चल सकती है।
और करीब 50 दिनों तक पानी के अंदर छिप सकती है। यह डील करीब 90,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। हालांकि समझौते के बाद भी इन्हें भी पाने में 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। लेकिन ये जब भी मिलेंगी, चीन और पाकिस्तान के लिए समंदर के अंदर सिरदर्द बन जाएंगी, जिसकी दवा पाकिस्तान तो खोजने से ही रहा और चीन का दर्द ये और बढ़ा देगी। जानकारी के मुताबिक भारत के पास अब तक कुल 18 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 56 सबमरीन हैं, जिनमें से 6 न्यूक्लियर पावर से लैस भी हैं। जिस तेजी से चीन सबमरीन बना रहा है, उसके सामने भारत को तेजी से अपनी पनडुब्बी क्षमता बढ़ानी ही होगी। हालांकि भारत सजग है और चीन की हर हरकत के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हिंद प्रशांत इलाके का नक्शा एक बार फिर आपके सामने है। ये क्षेत्र सिर्फ सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चीन की चाहत के पीछे की ये भी एक बड़ी वजह है। भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान इसी मसले पर पहले ही क्वाड का गठन कर चीन को चोट दे चुके हैं। अब फ्रांस भी यहाँ भारत के साथ सहयोग करके चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए कमर कस रहा है। हालांकि वो प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन भारत के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और फ्रांस के बीच इतनी करीबी के पीछे की वजह क्या है? तो इसकी बड़ी वजह है रक्षा क्षेत्र में नए और भरोसेमंद साथी को ढूंढना। अब तक भारत रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निर्भर रूस पर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में विकल्प के तौर पर भारत के पास नया साथी होना बहुत जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला बाजार है और फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश। साल 2018 से 2022 तक भारत ने 30% हथियार फ्रांस से ही खरीदे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच सालाना करीब 97,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 2017 से 2021 के बीच रूस के बाद फ्रांस सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा। 2016 से 2020 के बीच फ्रांस से खरीद में करीब 700% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी दौरान 17 से 21 के बीच रूस से हथियार खरीदने के मामले में 47% की गिरावट आई। जाहिर है भारत अब अपनी जरूरतों को न सिर्फ समझ रहा है, बल्कि मजबूती के साथ उन फैसलों पर आगे भी बढ़ रहा है। रही बात फ्रांस की, तो भविष्य में भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजनों के विकास में रक्षा सहयोग की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए भी आपसी औद्योगिक सहयोग पर समर्थन की तैयारी की जा रही है। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें हमारे सहयोग को और सशक्त करने पर बल देंगे। सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हम स्मॉल एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे। इन दोनों के अलावा अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकी क्षमताओं के विकास में भी दोनों देश एक साथ आने को तैयार हैं। इसी कड़ी में साइबर सहयोग भी दोनों देशों के बीच प्राथमिक मुद्दा है। इसका सीधा फायदा चीन और पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर से लेकर सुरक्षा उपकरणों को हैक किए जाने जैसी गंभीर समस्याओं पर रोक लगाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान और फ्रांस आपस में डिफेंस कॉरपोरेशन में एरो इंजन्स बनाने में लगे हुए हैं। अपना जो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए है, इसका जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में है, और बाकी सब जगह पे वो अब आपस में कोऑपरेट करने के लिए पूरे के पूरे राजी हैं। और कुछ एग्रीमेंट साइन हो गए हैं और कुछ एग्रीमेंट और साइन होने हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति मैक्रों की ये यात्रा फ्रांस भारत की दोस्ती को और मजबूत करेगी। साथ ही फ्रांसीसी और यूरोपीय बाजारों तक भारत की पहुंच बनने से युवाओं के लिए नौकरियां भी पैदा होंगी, जो अगले 25 सालों के रोड मैप का हिस्सा है। और भारत के इस विकास से सीधी तौर पर मिर्ची लगेगी उन दो पड़ोसियों को जो भारत का हित नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का मॉडल गिफ्ट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने मैक्रो के साथ चाय पी। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि मैक्रो ने यूपीआई पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के बारे में समझा और पीएम मोदी ने इस चाय का पेमेंट भीम ऐप के जरिए डिजिटली किया। ये देखिए चाय पी रहे हैं इमैनुअल मैक्रो। राजस्थान में परंपरागत कपड़े पहना हुए एक आदमी इमैनुअल मैक्रो राजस्थान के वहाँ की परंपराओं के बहुत बड़े फैन हैं, कई बार आ चुके हैं और इस बार भी उनको एक नया अनुभव मिला। कुल्हड़ वाली चाय पी है इमैनुअल मैक्रो ने। शायद फ्रांस में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से भी चाय सर्व की जाती है भारत के अंदर। और मोदी जी उनको समझा रहे हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में, बता रहे कि कैसे ये डिजिटल पेमेंट काम कर रहा है। और ये जो डिजिटल पेमेंट है, भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ये क्रांति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लाए थे। जब उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया तो कहा कि पेमेंट गेटवेज जो हैं वो हमको बनाने होंगे। और अब यूपीआई इतना महत्वपूर्ण साधन, अब हर आदमी यूपीआई पेमेंट करता है या ऐप के जरिए पेमेंट करता है या डिजिटली पेमेंट करता है। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, अगर आपको सब्जी भी खरीदना है, चाय भी पीनी है, छोटी सी चीज़, तो वो भी आप डिजिटली कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेमेंट भी है ना यूपीआई से ही किया है। मेहमान को चाय पिला रही थी, इमैनुअल मैक्रो को पेमेंट नहीं करने दिया, मोदी जी ने खुद किया, डिजिटली किया, भीम ऐप के जरिए किया। और राम मंदिर मॉडल, ये देखिए राम मंदिर मॉडल, इमैनुअल मैक्रो देख रहे हैं, चाय तो पी, लेकिन ये राम मंदिर मॉडल का जो पेमेंट उन्होंने किया वो यूपीआई से भी किया, यूपीआई से किया। और आज भारत में बार बार ये बताया जा रहा था कि इमैनुअल मैक्रो जब आएंगे तो उनको डिजिटल पेमेंट, हमारे गेटवे सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा और लोकली वो जितने भी काम करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, उसके लिए वो डिजिटली पेमेंट करेंगे। फ्रांस का और इंडिया का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन पाकिस्तानी नहीं ढूंढ सकते। वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखिए ना, एक तो वो बिग मार्क के नहीं खाता, हम बिग मार्क के अभी तक। जॉइंट रोड शो होगा जंतर मंतर में, जिसे वो कहते हैं ना, फिर हवा महल में रुकेंगे वो। ये सारी की सारी जो है ना सिग्निफिकेंस क्रिएट की जा रही है। जयपुर में मोदी मैक्रो का रोड शो और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सरकार का फ्लॉप शो। मोदी मैक्रो को साथ देखकर सीमा पार मौजूद पाकिस्तानियों को झटका लगा है। गुलाबी शहर से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जिसे तो ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, रोड शो की तस्वीरें। जैसा कि हम आपको जानकारी लगातार दे रहे थे कि जंतर मंतर में मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो अब रोड शो के लिए निकल चुके हैं। और विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये एक बहुत पावरफुल तस्वीर है जिसे दोनों देशों के अगर संदर्भ में देखा जाए, दोनों देशों की दोस्ती और रिश्तों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ताकतवर तस्वीर है। दोनों नेता एक साथ मिलकर रोड शो कर रहे हैं और जो जयपुर की जनता उत्सुक नजर आ रही है, जो जोश से भरी नजर आ रही है, ये तस्वीर देखते ही बन रही है। देखिए बिल्कुल, और ये भारत और फ्रांस के बीच जो मजबूत दोस्ती है उसकी भी सबसे मजबूत तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक खुली जीप में सवार होकर फ्रांस के राष्ट्रपति इस वक्त रोड शो में शामिल हुए हैं, ये भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक नया अध्याय यहाँ पर जरूर लिखेंगे। क्योंकि आप देखिए बड़ी संख्या में जयपुर के लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मेहमान इमैनुअल मैक्रो के स्वागत के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी यहां पर इमैनुअल मैक्रो को परिचय कराया है। जयपुर की जो विरासत है उससे उसके बारे में जानकारी दी है। जंतर मंतर का दौरा किया है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन खगोलीय वेधशाला कही जाती है। और इसीलिए आप देखिए इस रोड शो के दौरान भी जो जयपुर की तस्वीरें हैं उसके भी साक्षी यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ लगातार मौजूद हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों नेता हाथ हिलाकर जो पब्लिक मौजूद है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है। आप देखिए, इससे पहले जिस तरह से गुजरात में यूएई के राष्ट्रपति आए हुए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने रोड शो किया था, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अगर हम भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात करें तो जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे तो वहां पर बास्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। इसके अलावा एक डिनर का आयोजन भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में रखा था। इसके साथ ही साथ वहां पर भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। ये दोनों नेताओं के बीच में एक पर्सनल बॉन्डिंग भी यहां पर देखी जा सकती है। अगर हम बताना चाहें, इससे पहले 1 दिसंबर को दुबई में दोनों देश के नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी COP28 के साइडलाइन में। 22 नवंबर को G20 लीडर समिट के दौरान या अगर हम देखें तो बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। इसके साथ 10 सितंबर को दिल्ली में जब G20 लीडर समिट था उस दौरान भी साइडलाइन में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी। इससे पहले अगर हम बताएं तो 13-14 जुलाई जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस के दौरे पर थे उस समय मैक्रो और मोदी के बीच में मुलाकात हुई थी। 20 मई को G7 समिट जो हिरोशिमा जापान में हुई थी उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो के बीच मुलाकात हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा यहां से प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राफेल मरीन को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इसका असर अब से थोड़ी देर बाद जो होने वाली मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो की, उस मुलाकात के दौरान इसको लेकर कोई खबर सामने आ सकती है। लेकिन अगर हम यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे की बात करें तो जिस तरह से वो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है दोनों देशों के बीच दोस्ती को लेकर, क्योंकि इससे पहले 5 और ऐसे बड़े नेता फ्रांस के रहे हैं जो राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं, जिसमें अगर हम नाम बताना चाहें तो फ्रांसिस ऑलैंड जो कि 2016 में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। 2008 में निकोलस सरकोजी यहां पर शामिल हुए थे। जैकिस चिराक 1998 में शामिल हुए थे। गिस्कार्ड 1980 में भारत के दौरे पर आए थे और मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। और इसके अलावा 1976 में भी फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती भारत और फ्रांस के बीच में और एक लंबा इतिहास दोनों देशों के रिश्तों का है। मैं गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर जो इमैनुअल मैक्रो की मौजूदगी कल होगी उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें दर्शकों को बताते चले विशाल, क्योंकि पीएम मोदी और मैक्रो का ये जो जयपुर दौरा है इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है। पीएम मोदी और मैक्रो जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक एक संयुक्त रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो हवा महल तक चलेगा और हवा महल में एक फोटो सेशन भी होगा और ये भी माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और मैक्रो दोनों एक हस्तशिल्प की दुकान और एक चाय की दुकान पर भी इनके जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का भी दौरा करेंगे और रामबाग पैलेस में होगा एक भव्य आयोजन जिसकी मेजबानी भी पीएम मोदी करेंगे। मैक्रो के लिए एक निजी रात्रि भोज की भी तैयारी है। इसी बारे में जानकारी दीजिए कि जयपुर में और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ विशेष मैक्रो के लिए। देखिए मल्लिका, 25 साल की रणनीतिक साझेदारी है जो कि 1998 से शुरू हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में। इस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर एक नया अध्याय यहाँ भारत और फ्रांस की दोस्ती के बीच में लिखा जा रहा है। अगर हम जयपुर की इन तस्वीरों के बारे में बताएं तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से भारत के लोग अपने मेहमान का स्वागत कर रहे हैं, अपने मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं जो कि गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। और ये तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो बॉडी लैंग्वेज है इमैनुअल मैक्रो का इस वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग को भी दिखाने के लिए पर्याप्त है। और यही वजह है कि दोनों नेता एक दूसरे की तरफ जो भीड़ खड़ी है उनको देखकर यहां पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पूरे रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ यहां पर जयपुर की आम जनता मौजूद है जो इमैनुअल मैक्रो के स्वागत के लिए आई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रो के साथ में मौजूद है और इसके साथ साथ देखिए क्योंकि अभी ये रोड शो थोड़ी देर तक चलने वाला है और इस रोड शो के बाद सबसे ज्यादा जो लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं भारत और फ्रांस समेत दुनिया भर की, वो इस बात पर टिकी हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात होगी तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किन चीजों को लेकर यहां पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ पिछली मुलाकातों के बारे में बताना चाहें तो 2
दो सबसे बड़े फैसले हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे जुलाई 2023 में। उस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में 2047 का एक रोड मैप तैयार हुआ था, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। उस रोड मैप पर अब तक की क्या प्रगति रही है, दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है। इसके साथ इंडो पैसिफिक रोड मैप जो है, इसको लेकर बातचीत हुई थी पेरिस दौरे के दौरान। इस पर भी दोनों देश के नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। राफेल मरीन को लेकर दोनों देशों के बीच में लगातार यहां बातचीत चल रही है, उसको लेकर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच जब द्विपक्षीय बातचीत होगी तो उसमें चर्चा संभावित है। और इसके साथ ही साथ कई बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे, जिसमें 11 अनाउंसमेंट शामिल थे। उन तमाम मुद्दों पर भी यहां चर्चा हो सकती है। और साथ ही हमने यह भी देखा था, जो पेरिस का आईफिल टावर है, वहां पर यूपीआई की शुरुआत की बात की गई थी, उसको भी जल्द से जल्द संचालित करने को लेकर भी आने वाले दिनों में हमें तस्वीरें दिखाई पड़ सकती हैं। यानी कि जो भारत की धमक है वो फ्रांस में हमने देखी थी जुलाई 2023 में। आईफिल टावर में यूपीआई के द्वारा आने वाले दिनों में पेमेंट किया जा सकता है। डिजिटल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कैसे अहम समझौते होंगे, उस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर कई और बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर दोनों देश के नेताओं के बीच में चर्चा होगी। सबसे बड़ा क्षेत्र है रक्षा सहयोग का। दोनों देश के नेता इस मुद्दे पर भी यहां पर चर्चा करेंगे। और भारत का जो आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया की मुहिम है, उसको कैसे यहां पर भारत और आगे पिच करेगा, इस पर बातचीत होगी।